नमस्कार। आज हम विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी पर दिलचस्प सवाल से शुरू कर रहे हैं। जी। हमारे आसपास जो कुछ भी है, या आखिर है क्या? हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 9 विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ की। हाँ, अध्याय 1। और हमारे पास इसका 2025-26 सत्र के लिए जो अपडेटेड हिंदी पीडीएफ संस्करण है वो है। तो आज हम इसी स्रोत को जरा गहराई से समझेंगे, जरूर। जानेंगे कि पदार्थ के बारे में जानना क्यों जरूरी है और ये अध्याय हमें सिखाता क्या है। बिल्कुल। और एनसीईआरटी की किताबें, ये तो हम जानते ही हैं, भारतीय शिक्षा की एक तरह से नींव है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन खास बात यह है कि विज्ञान की शुरुआत हमारे आसपास के पदार्थ जैसे विषय से करना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। सही कहा। ये तरीका ना विज्ञान को क्लासरूम की चारदीवारी से निकालकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ता है। हम हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये सब पदार्थ ही तो हैं। तो यहीं से शुरू करना वो विज्ञान को समझने का सबसे सहज रास्ता खोलता है। ये बात तो है। हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब शीर्षक ही इतना सीधा और सरल है कि लगता है कि इसमें क्या खास होगा भला। हाँ, लेकिन यहीं से विज्ञान का जादू शुरू होता है ना? बिल्कुल। तो चलिए इस स्रोत के जरिए समझते हैं कि ये अध्याय पदार्थ के बारे में सबसे पहली और बुनियादी बात क्या बताता है। आखिर ये पदार्थ होता क्या है? हाँ, यहीं से बात दिलचस्प होती है। अध्याय की शुरुआत इसी सवाल से होती है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो कोई भी चीज जो जगह घेरती है, अच्छा। और जिसका अपना वजन मतलब द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। ओके। पत्थर, पानी, हवा, यहाँ तक कि हम और आप भी पदार्थ से बने हैं। लेकिन इससे भी गहरी बात जो अध्याय समझाता है वो ये है कि सारा पदार्थ, चाहे वो कितना भी ठोस या अलग क्यों न दिखे, असल में बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। छोटे कण मतलब जैसे रेत के दाने, ये उससे भी छोटे? अरे, उससे भी बहुत बहुत छोटे। अच्छा। इतने छोटे कि हम उन्हें अपनी आंखों से या साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। सोचिए, पानी की एक बूंद में ही पानी के अरबों खरबों कण होते हैं। अरबों खरबों? बाप रे। हाँ, ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है। अध्याय बताता है कि ये कण ये लगातार हिलते डुलते रहते हैं, यानी गति में रहते हैं। हमेशा? हाँ, हमेशा। और इन कणों के बीच खाली जगह भी होती है। ये 2-3 बातें, कणों से बनना, उनका लगातार हिलना और उनके बीच खाली जगह होना, यही पदार्थ के अलग अलग रूपों और उनके गुणों को समझने की चाबी है। और हाँ, ये जानकारी हिंदी में उपलब्ध होना, जैसा कि ये पीडीएफ स्रोत है, इसे देश के लाखों बच्चों के लिए सुलभ बनाता है। वाह! मतलब ये मेज, ये हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं, सब कुछ छोटे छोटे हिलते डुलते कणों का खेल है। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है ना? अच्छा, तो अगर सब कुछ इन्हीं कणों से बना है, तो फिर कुछ चीजें ठोस क्यों हैं, जैसे पत्थर, कुछ तरल हैं जैसे पानी, और कुछ गैस जैसे हवा? अध्याय इस बारे में क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर कणों की वो 3 बातें काम आती हैं। अध्याय समझाता है कि पदार्थ की ये 3 मुख्य अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ये कणों की जमावट और उनकी हरकत के तरीके पर निर्भर करती हैं। अच्छा, वो कैसे? जरा समझाएंगी? देखिए, ठोस चीजों में कण एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, एकदम चिपके हुए और मजबूती से बंधे होते हैं। उनके बीच खाली जगह बहुत कम होती है। वो अपनी जगह छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, बस अपनी जगह पर हल्का हल्का कांपते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके, वाइब्रेट करते हैं। हाँ, इसीलिए ठोस चीजों का आकार और आयतन मतलब वॉल्यूम फिक्स होता है। वो बहते नहीं और उन्हें दबाना, कंप्रेस करना मुश्किल होता है, जैसे पत्थर या ईंट। समझ गया। ठीक है। और पानी जैसी तरल चीजों में? तरल यानी द्रव अवस्था में कण ठोस के मुकाबले थोड़े दूर होते हैं। अच्छा। उनके बीच का बंधन उतना मजबूत नहीं होता, इसलिए कण एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, बह सकते हैं। हाँ, जैसे पानी बहता है। बिल्कुल, यही वजह है कि तरल पदार्थ बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन उनका आयतन निश्चित रहता है। आप 1 लीटर पानी को बोतल में रखें या पतीले में, रहेगा वो 1 लीटर ही। सही बात है। उन्हें कणों में ठोस से ज्यादा गति होती है, वो ज्यादा हिलते डुलते हैं। और गैस जैसे हवा, उसमें क्या होता है? गैस में तो कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। उनके बीच का बंधन आप कह सकती हैं लगभग न के बराबर होता है
और खाली जगह बहुत ज्यादा होती है। ओह, कण बहुत तेजी से बेतरतीब ढंग से इधर-उधर घूमते रहते हैं, रैंडम मोशन। इसीलिए गैस का न तो कोई निश्चित आकार होता है, न ही निश्चित आयतन। वो जिस भी बर्तन में रखी जाए पूरी तरह फैल जाती है, जैसे गुब्बारे में हवा भरना। हाँ, और क्योंकि कणों के बीच इतनी जगह होती है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है, मतलब संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे सीएनजी सिलेंडर में होता है। ये तो कमाल है। मतलब सिर्फ कणों की पोजीशन और उनकी हरकत से ही ठोस, द्रव और गैस का फर्क तय हो जाता है। कितना सिंपल और कितना गहरा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। और ये सारी बुनियादी जानकारी इस एनसीईआरटी अध्याय में है, जो जैसा कि स्रोत बताता है 2025-26 के लिए अपडेटेड है और पीडीएफ में मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। जी हाँ। ये तो छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद है कि उन्हें इतनी जरूरी जानकारी सही और नए सिलेबस के हिसाब से वो भी इतनी आसानी से मिल रही है। बिल्कुल। शैक्षिक सामग्री का अपडेटेड होना बहुत जरूरी है, खासकर विज्ञान जैसे विषय में जहां नई खोजें होती रहती हैं, सिलेबस में बदलाव आते रहते हैं। सही। और डिजिटल फॉर्मेट मतलब पीडीएफ में मुफ्त उपलब्धता, ये तो ज्ञान को हर किसी तक पहुंचाने में बहुत मदद करती है। छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। हाँ, कभी भी कहीं भी। और स्रोत में ये भी बताया गया है, जैसा आपने कहा, कि कक्षा 1 से 12 तक की एनसीईआरटी किताबें पीडीएफ में उपलब्ध है। ये दिखाता है कि पूरे देश में एक मानक और व्यवस्थित पाठ्यक्रम फॉलो किया जाता है। ये जानना कि आप जो पढ़ रहे हैं वो देश भर के लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, ये भी एक अहम बात है। हाँ, ये मानकीकरण जरूर महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और सवाल मन में आ रहा है। हमने देखा कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। क्या ये अवस्थाएं बदल सकती हैं? जैसे हम रोज देखते हैं, बर्फ का पानी बन जाना या पानी का भाप बन जाना। अध्याय इस बदलाव को कैसे समझाता है? क्या इसमें भी कणों का कोई रोल है? निश्चित रूप से। अवस्था परिवर्तन को समझने के लिए भी कणों का सिद्धांत ही काम आता है। अध्याय बताता है कि तापमान बदलने पर पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। तापमान मतलब गर्मी या ठंडी? हाँ, जब हम किसी ठोस चीज जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो उसके कणों को ऊर्जा मिलती है, हीट एनर्जी। अच्छा, ऊर्जा मिलने से क्या होता है कणों को? ऊर्जा मिलने से कण ज्यादा तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। पहले से ज्यादा तेज। हाँ, जब उन्हें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे अपने बीच के आकर्षण बल जो उन्हें बांधे रखता है उसे तोड़ सकें, तो वे अपनी फिक्स जगह छोड़कर फिसलने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ओह, बस इसी समय ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, मेल्टिंग। बर्फ का पानी बनना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बनता है उसे गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, गलनांक, समझ गया। और पानी से भाप कैसे बनती है? वो भी गर्मी से ही? हाँ, वही प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब हम द्रव जैसे पानी को और गर्म करते हैं तो उसके कणों को और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ओके। वे और तेजी से गति करने लगते हैं, घूमते फिरते हैं। आखिरकार उन्हें इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे अपने बीच के आकर्षण बल को लगभग पूरी तरह तोड़कर आजाद हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। अच्छा, यही द्रव का गैस यानी भाप में बदलना है। इसे क्वथन या उबलना कहते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग। हाँ। जिस तापमान पर द्रव उबलकर गैस बनता है उसे क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, पानी के लिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, सामान्य दबाव पर। 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या इसका उल्टा भी होता है, मतलब गैस से वापस द्रव या द्रव से ठोस बनना? हाँ बिल्कुल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब हम गैस जैसे भाप को ठंडा करते हैं तो उसके कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। हाँ, ठंडा करने पर ऊर्जा कम होती है। हाँ, वे धीमे हो जाते हैं और पास पास आने लगते हैं। जब वे काफी पास आ जाते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल फिर से काम करने लगता है और वो द्रव में बदल जाते हैं। इसे संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन। संघनन, जैसे ठंडे पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं। बिल्कुल सही उदाहरण है, वही संघनन है। और अगर द्रव को और ठंडा करें, जैसे पानी को फ्रीजर में रखें, तो कण और धीमे होकर अपनी जगह पर लगभग स्थिर हो जाते हैं और द्रव ठोस में बदल जाता है। इसे जमना कहते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। हाँ, पानी का बर्फ बनना। बिल्कुल। तो तापमान घटाने बढ़ाने से कणों की ऊर्जा और हरकत बदलती है, जिससे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। कमाल है। ये सब कितनी बुनियादी बातें हैं, लेकिन हमारे आसपास होने वाले बदलावों को समझने के लिए कितनी जरूरी हैं। यकीनन। और यहीं पर एनसीईआरटी की भूमिका सामने आती है ना, ये सुनिश्चित करना कि विज्ञान की ये बुनियादी समझ, ये नींव पूरे देश में एक समान तरीके से छात्रों तक पहुंचे। हाँ बिल्कुल।
NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का यही मुख्य काम है, पूरे देश के लिए मानक पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करना। जब कक्षा 9 का छात्र ये अध्याय पढ़ता है तो वो विज्ञान की उन अवधारणाओं को सीख रहा होता है जो आगे की पढ़ाई और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग या मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी नींव का काम करती हैं। अच्छा, अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेस बनता है। बिल्कुल, ये सुनिश्चित करता है कि छात्र चाहे किसी भी स्कूल या बोर्ड से हो, उसे विज्ञान की एक मूलभूत और सुसंगत मतलब कंसिस्टेंट समझ मिले। इसलिए इस अध्याय की PDF तक पहुंच का मतलब सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना नहीं, बल्कि भारत के मानकीकृत विज्ञान पाठ्यक्रम के एक अहम हिस्से से जुड़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। तो कुल मिलाकर हमने आज NCERT कक्षा 9 विज्ञान के पहले अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ पर आधारित इस स्रोत से काफी कुछ सीखा। जी। हमें जाना कि पदार्थ क्या है। ये छोटे छोटे कणों से बना है जो हमेशा गति में रहते हैं, जिनके बीच खाली जगह होती है। हाँ। इन्हीं कणों की व्यवस्था और गति से पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं तय होती हैं। और तापमान बदलकर इन अवस्थाओं को बदला भी जा सकता है। सही। ये सारी जानकारियां अपडेटेड 2025-26 और मुफ्त उपलब्ध हिंदी PDF में है जो NCERT ने मुहैया कराई है। ये दिखाता है कि कैसे महत्वपूर्ण ज्ञान को सुलभ और मानकीकृत तरीके से उपलब्ध कराया जा रहा है। निश्चित रूप से खुद से पढ़ने वालों या अपनी पढ़ाई को और पक्का करने वाले छात्रों के लिए ऐसे आधिकारिक और मुफ्त संसाधन बेहद कीमती हैं। ये उन्हें अपनी रफ्तार से सीखने और विज्ञान की दुनिया को करीब से जानने का मौका देते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। ये अध्याय हमें पदार्थ के क्या और कैसे के बारे में बताता है। पदार्थ क्या है, अवस्थाएं कैसे बदलती हैं, ये सब कणों के व्यवहार पर आधारित है। पर विज्ञान यहीं खत्म नहीं होता। ये स्रोत हमें डाउनलोड करने के लिए सामग्री तो देता है, पर क्या सिर्फ जानकारी मिलना या उसे डाउनलोड कर लेना ही काफी है? क्या यही सीखना है? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? मतलब मेरा मतलब है ये अध्याय हमें कणों के अस्तित्व और उनकी गति के बारे में बताता है, लेकिन ये कण ठीक इसी तरह से व्यवहार क्यों करते हैं? हाँ, ये सवाल तो है। क्यों? उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल, जिन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, उनकी असल प्रकृति क्या है? या फिर बहुत ही छोटे स्तर पर कणों के अंदर क्या चल रहा है? क्वांटम फिजिक्स कैसे काम करती है? ओह, ये तो काफी गहरे सवाल है। हाँ, और ये सवाल इस अध्याय के दायरे से बाहर हैं, पर यहीं से गहरी वैज्ञानिक जिज्ञासा शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की फाउंडेशनल जानकारी जो हमें उत्तर देती है, वो कभी-कभी हमें और गहरे क्यों पूछने से रोक देती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या सिर्फ सामग्री तक पहुंच, डिजिटल एक्सेस, समझ की गारंटी है? या असली सीखना तब शुरू होता है जब हम इन जवाबों से आगे सवाल करना शुरू करते हैं? वो कौन सी चीज है जो सिर्फ जानकारी होने से ज्यादा सीखने को असरदार बनाती है? वाह, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।